हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हसीना दिलरुबा मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ज्वालापुर शहर को दिखाया जाता है, जहां नदी में तैरकर एक आदमी जा रहा होता है। इसके बाद हम रानी नाम की एक लड़की को देखते हैं। रानी रोड पर कुत्तों को मांस के टुकड़े खिला रही थी। तभी वो देखती है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब जहाँ ये धमाका हुआ था वो घर रानी का ही था। घबराते हुए रानी घर के अंदर दौड़ती है, जहां शायद सिलेंडर के फटने की वजह से धमाका हुआ था। घर में सब कुछ तहस नहस हो चुका था। तभी रानी देखती है कि वहां एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। उस हाथ पर रानी लिखा हुआ था। वो हाथ रिशु का होता है, जो उस हादसे में मारा जा चुका था। तभी इस क्राइम सीन पर पुलिस आ जाती है। कांस्टेबल इंस्पेक्टर किशोर से कहता है, जिसकी हमें बॉडी मिली है वो धमाके से नहीं मरा, बल्कि उसके सिर पर पहले से ही किसी चीज से वार करके उसे मार दिया गया था। ये हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। अब इंस्पेक्टर किशोर का पूरा शक मरे हुए रिशु की वाइफ रानी पर जाता है। इसके बाद कहानी पास्ट में पहुंच जाती है, जहां हम रिशु को देखते हैं। रिशु और उसकी पूरी फैमिली उसके लिए लड़की देखने जा रहे होते हैं। अब जब ये लड़की के घर पहुंच चुके होते हैं तो हम देखते हैं कि वो लड़की रानी ही होती है, जिसे देखने रिशु और उसकी फैमिली आए हुए हैं। रिशु की मम्मी लड़की की सारी जांच पड़ताल करने लगती है। रानी भी रिशु को चुपके चुपके से देख रही होती है। तभी रानी की मौसी रानी के पास आकर कहती है, लड़का तो काफी ज्यादा डिसेंट है, तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। इस पर रानी मासी से कहती है कि लड़का तो एकदम देखने में सीधा साधा लग रहा है। इस पर रानी की मासी कहती है कि तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड में से ये काफी ज्यादा बेहतर है। अब मासी रिशु से आकर कहती है कि रानी तुम्हें किचन में बुला रही है। रिशु किचन में रानी से मिलने जाता है। रिशु बहुत ही ज्यादा शर्मीला टाइप का लड़का था। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था। अब वो खुद से तो कुछ बोलता नहीं, तो रानी खुद ही अपने बारे में बताने लगती है। रानी कहती है कि मैंने लिटरेचर से एमए किया हुआ है और मैं सैलून में काम भी करती हूँ, और मुझे खाना बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन हाँ, मैं संस्कारी बहुत हूँ। साथ ही रानी कहती है कि क्या तुमने दिनेश पंडित की किताब पढ़ी है क्या? वे बेस्ट क्राइम नॉलेस्ट हैं। वे छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कत्ल करा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अब रिशु रानी से कहता है कि मैंने उनके बारे में नहीं सुना, लेकिन मैं जाकर उनकी बुक जरूर खरीदूंगा। इसके बाद रानी रिशु से उसकी हॉबीज पूछती है। इस पर रिशु कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ, घर के छोटे मोटे सामानों को ठीक करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसी बात पर रानी उससे किचन का पंखा ठीक करने के लिए कह देती है। इधर रिशु की माँ परेशान हो रखी थी कि रिशु अभी तक किचन में क्या कर रहा है। अब वो वॉशरूम के बहाने किचन में पहुंच जाती है तो वो देखती है कि उनका बेटा किचन का पंखा सही कर रहा है। अब रिशु को तो रानी पसंद आ चुकी थी, वो उससे ही शादी करना चाहता था, मगर उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि जो सीन उन्होंने किचन में देखा था उससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। रिशु तो रानी के प्यार में पड़ ही चुका था। वो रानी को खुद के साथ इमेजिन करने लगा था। अब वो चश्मे की बजाय कॉन्टेक्ट लेंस लगाने लगा था। साथ ही वो रानी की फेवरेट क्राइम नॉलेस्ट की बुक भी पढ़ने लगा था। साथ ही उसने हाथ पर रानी नाम भी कुतवा लिया था। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ रानी पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी, जहाँ रिशु की मौत को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस वालों को तो बस यही लग रहा था कि रानी ही खूनी है। इंस्पेक्टर रानी से सब कुछ शुरू से बताने के लिए कहता है। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है। हम देखते हैं कि रानी शादी करके रिशु के घर आ चुकी थी। अब घर पे नई दुल्हन आने के बाद जो खुशियां घर में होती है, रानी को वैसा वहाँ पर कुछ भी फील नहीं होता। अब रानी समझ चुकी थी कि रिशु कुछ ज्यादा ही सीधा साधा सा आदमी है। अब उनकी फर्स्ट नाइट को भी उन दोनों के बीच कुछ नहीं होता और रानी चुपचाप सो जाती है। अगली मॉर्निंग रानी सुबह उठकर बाहर आती है। वो चाय मांगती है तो रिशु उठकर बनाने के लिए जाने लगता है, मगर रिशु की माँ उसे रोकती है और बहू से कहती है कि आज मुंह दिखाई होने वाली है और तुम्हें अपने हाथ से पकौड़ी बनानी होंगी। इस पर रानी सासू माँ से कहती है कि मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। इस पर सासू मोम भड़क जाती है, कहती है कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें की थी कि तुम बहुत संस्कारी हो, तुम्हें बहुत कुछ बनाना खाना आता है। इस पर रानी कहती है कि मेरी माँ ने तो ऐसे ही सब कुछ बता दिया होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर सास बहू में बहस हो जाती है।
लास्ट में रिशु को ही चाय बनाने के लिए जाना पड़ता है। अब रात के समय रानी रिशु को रिझाने के लिए सेक्सी टॉप पहन लेती है। रिशु रानी को देखकर तो नर्वस ही हो जाता है, या यूं कहे बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। इस पर रानी रिशु से कहती है, क्या तुमने मुझसे पहले किसी लड़की को देखा है शादी के लिए? इस पर रिशु कहता है कि हाँ, एक लड़की देखी थी, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसे इटालियन खाना बनाना भी आता था। यहाँ तो रानी का कुछ और ही मूड था, लेकिन रिशु तो उसे उस लड़की की कहानी सुनाने लगा। इस बात पर रानी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है। रिशु डर के मारे बाथरूम में जाकर छुप जाता है। अगली सुबह उसकी माँ ने पूरा घर को सिर पे उठाया हुआ था। क्योंकि रानी पार्लर में काम किया करती थी, इसीलिए उसने अपने ससुर के बालों को रंगीन कर दिया था। इस वजह से उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उन्होंने सोचा था लड़की कामकाजी होगी, घर संभाल लेगी, लेकिन उसे तो पार्लर के काम के अलावा और कुछ नहीं आता। अब रात के समय रिशु दारू पार्टी कर रहा था, जहाँ रिशु का दोस्त अफजल और उसके पापा होते हैं। अफजल रिशु से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को थोड़ा कंट्रोल करना सीखो, तुम उसे कामकाजी बनाओ, सुबह सुबह नाश्ता मांगो, चाय बनाने के लिए कहो, यही सब कुछ तुम करो, यही अरेंज मैरिज में होता है। इधर रानी की मम्मी और मासी रानी को कहती हैं कि तुम रिशु को थोड़ा रिझाओ, अपनी साड़ी का पल्लू गिराकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो और उसे अपने कंट्रोल में रखो। अब रिशु और रानी दोनों ही अपने फैमिली मेंबर्स के कहे अनुसार अपनी बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही रिशु रानी से कुछ काम के लिए कहने जाता है तो रानी अपना पल्लू नीचे गिरा देती है, जिससे रिशु वापस से नर्वस हो जाता है। होता ये है कि जब जब भी रानी ऐसा करती थी तो उसकी सासू मोम उसे देख लेती थी, यानी कि जब जब रानी रिशु को रिझाने की कोशिश करती थी, जैसे पल्लू गिराना, आंख मारना, तो ये सब कुछ रिशु की मोम देख लेती थी। इस पर रानी की सासू मोम कहती है कि तुम्हें रूम क्या कम पड़ गया है जो जगह जगह रिझाने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद रिशु का दोस्त उसे सलाह देता है कि तुम्हें रानी को रिझाना चाहिए, तुम्हें रानी को वो चीज देनी चाहिए जो वो तुमसे चाहती है। रिशु अपने दोस्त की बात समझ चुका था। अब रिशु घर पे जाकर रानी को रिझाने के लिए बेड पर जाकर बैठ जाता है, वो भी घोड़े की तरह। रानी को भी यही एडवाइस मिली थी, वो भी ऐसे ही करती है। अब उन दोनों में रोमांस स्टार्ट हो जाता है, मगर रिशु के दिल का दरिया शुरू होने से पहले ही बह जाता है। रानी का मूड इस बात से बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अब वो अपने सारे अरमानों को दबाकर चुपचाप सो जाती है। कुछ देर बाद रिशु उठकर वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी ही देर में रानी को उसकी मम्मी का कॉल आता है। उसकी मम्मी पूछती है कुछ हुआ या नहीं। इस पर रानी अपनी माँ और मौसी को बताती है कि रिशु एकदम फुस रॉकेट निकला, वो फूटने से पहले ही खत्म हो गया, उसके बस में कुछ नहीं। अब ये सारी बातें बाथरूम के अंदर रिशु सुन लेता है। ये सारी बातें सुनकर रिशु अंदर से हर्ट हो चुका था। अब वो रानी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। रानी उससे बात करने की कोशिश करती रहती है, मगर रिशु उससे अच्छे से बात नहीं करता और उसे इग्नोर करता रहता है। ऐसे ही एक दिन रानी रिशु से पूछ ही लेती है, आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे इस तरह से क्यों इग्नोर कर रहे हो। तब रिशु रानी को सारी बात बता देता है कि उस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। अब रिशु रानी से कहता है कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए था। इस पर रानी रिशु से कहती है कि जो डैशिंग हो, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर शानदार हो, और वो जो लड़के में चाहती थी वो कई सारी क्वालिटीज रिशु को बताती है। इस पर रिशु रानी से कहता है कि तुम्हें तो 5-6 लड़के एक साथ ही चाहिए, एक लड़के में इतनी सारी क्वालिटीज कहाँ से मिलेंगी। इस पर रानी रिशु से कहती है कि एक लड़के में कम से कम 1-2 क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए। अब रिशु रानी से कहता है कि बॉस ने MBA की कोचिंग लगा दी है, तो ऑफिस के बाद में वहीं जाऊंगा, और तुम्हें जैसा लड़का चाहिए वैसा नहीं मिला तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। इसके बाद से रिशु और रानी की दूरियां बढ़ती चली गई और उन दोनों में बिल्कुल भी बात होना बंद हो जाती है। एक दिन रानी देखती है कि रिशु किसी लड़की से बात कर रहा था। ये देखकर रानी बहुत ज्यादा जल भुन जाती है और वो तुरंत रिशु के पास जाकर उसे उल्टा सीधा सुना देती है। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। घर में मम्मी जी के बहनोई का भांजा कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ जाता है। रानी उससे मिलती है और उन दोनों में कुछ बातचीत होती है। जहाँ लड़के का नाम नील था, नील टूरिस्ट को रिवर राफ्टिंग कराता था। उनके घर रहते हुए नील को ये एहसास हो चुका था कि रिशु और रानी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इसके बाद नील वैसा ही लड़का था जैसा रानी अपने लिए लड़का सोचती थी। रानी नील से अट्रैक्ट होने लगी थी। रानी ने कभी भी किचन में कोई काम नहीं किया था,
मगर वो नील के लिए चाय नाश्ता बनाने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन नील उसके हाथों का खाना खाने की इच्छा जाहिर करता है तो रानी नील के लिए खाना भी बनाती है। इधर रिशु सीधा साधा, उसे ऐसा लग रहा था कि रानी उसे मनाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। साथ ही मम्मी भी रानी को ये सब काम करते हुए देख बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन रानी किचन में खाना बना रही होती है तो नील किचन में आता है और रानी की जुल्फों को उसके कान के पीछे करके वहाँ से चला जाता है। इस पर रानी नील के रूम में जाकर उसे दोबारा ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन तभी उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। साथ ही दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। रानी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है मगर कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन नील मटन खाने की इच्छा जाहिर करता है। रानी प्योर वेजिटेरियन होती है मगर वो नील के लिए मटन बनाने के लिए राजी हो जाती है। मम्मी जी घर में मटन बनाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी। इस पर रिशु रानी को एक अलग ही किचन दे देता है उसे मटन बनाने के लिए। रानी खुशी खुशी मटन बनाकर लाती है। इस पर रिशु की माँ कहती है कि रिशु को तो तुम बाद में खिला देना, नील तो अचानक से सामान पैक करके चला गया है। ये सुनकर तो रानी हैरान ही हो जाती है कि वो कैसे अचानक से जा सकता है। अब रानी समझ चुकी थी कि नील गया नहीं बल्कि जानबूझकर भाग गया है। अब रात में रिशु जब घर आता है तो रानी उसे मटन खिलाती है। रिशु बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि रिशु को तो यही लग रहा था कि रानी ने उसके लिए मटन बनाया था। अब रानी रिशु को सब कुछ सच बता देती है। अब रानी रिशु को सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है मैंने ये मटन नील के लिए बनाया था क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन वो मुझे छोड़कर भाग गया। ये सारी बातें सुनकर रिशु चुप रहता है, जैसे उसकी बोलती ही बंद हो गई, किसी ने जबान काट दी हो, और वो चुपचाप मटन खाने लगता है। और हमें ऐसा फील होता है जैसे कि रानी ने जो कुछ भी कहा ये सब कुछ रिशु ने सुना ही ना हो। ये बात जानने के बाद रिशु अंदर से बुरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद रिशु कॉन्टेक्ट लेंस को हटाकर वापस से अपने पुराने अवतार में आ जाता है। वही चश्मा लगाना, वही सीधा साधा सा रिशु बन जाता है। इसके बाद रिशु नील से मिलने के लिए नोएडा चला जाता है। जैसे ही रिशु के सामने नील आता है, रिशु स्क्रू ड्राइवर लेकर नील पर हमला कर देता है। रिशु तो नील को नहीं मार पाता, लेकिन नील रिशु को बुरी तरह से पीटता है। इसके बाद रिशु वापस घर आ जाता है। रानी रिशु से पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। इस पर रिशु कहता है कि मैं नील से मिलने गया था और उससे पिटकर आ रहा हूँ। अब रानी ने जो कुछ भी किया था उसके लिए वो रिशु से माफी मांगती है, मगर रिशु रानी की बिल्कुल नहीं सुनता। इस पर रिशु कहता है कि रानी तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। रिशु इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। रानी भी उसके गुस्से से कांप गई थी और वो अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। वो बाहर खड़े होकर रिक्शा रोक रही थी मगर कोई रिक्शा नहीं रुक रहा था। तभी वहाँ पर गली के कुछ आवारा लड़के आ जाते हैं जो रानी को छेड़ने लगते हैं क्योंकि रानी की अफवाह गली में फैल चुकी थी। इस पर रिशु रानी को अंदर जाने के लिए कहता है। ये लड़के नील के ही दोस्त होते हैं। साथ ही वो नील का नाम ले लेकर रिशु को भी चिढ़ाने लगते हैं। अब रानी को एहसास हो रहा था कि रिशु रानी के चक्कर में इतना सब कुछ सह रहा था। रानी रिशु के प्यार को देखकर पिघल जाती है। अब रानी सोचती है कि उसे घर में ही रहना होगा और वो रिशु को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रानी को देख देख कर रिशु के मन में नील और रानी के इंटीमेट होने के ख्याल आने लगते हैं। रिशु के अंदर रानी को लेकर बहुत ज्यादा नफरत भर चुकी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि रानी सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है। रिशु ये सब देखकर भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, जैसे कि उसके अंदर कोई हरकत ही ना हो रही हो। रानी को बहुत ज्यादा चोट आई थी। इस पर रानी देखती है कि सीढ़ियों पर तेल गिराया हुआ था, जैसे कि रानी को किसी ने जानबूझकर सीढ़ियों से गिराया हो। इसके बाद रानी रिशु के पर्स से पैसे निकालने जाती है, तभी वो देखती है कि उसके पर्स में पेपर सोप पड़ा था। अब रानी समझ चुकी थी कि रिशु ने ही उसे सीढ़ियों से गिराने की साजिश की थी। रिशु के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। रानी ने जो उसके साथ किया था, रिशु उसका बदला उससे ले रहा था। इसी ही घर में रिशु रानी के साथ कुछ न कुछ करता ही रहता था। रिशु रानी को जान से भी नहीं मार सकता था और ना ही उसे अपनी आंखों के सामने जिंदा देख पा रहा था। रिशु बार बार रानी को चोट पहुंचाकर उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा था, लेकिन रानी को पता था कि रिशु भला ही उसके साथ इतना बुरा कर रहा है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए रानी ये सब कुछ सहन कर रही थी और घर से कहीं नहीं जा रही थी। इसी ही एक दिन छत पर रिशु दारू पार्टी कर रहा होता है।
रानी रिशु से कहती है कि धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारने से अच्छा है कि तुम मुझे एक ही दिन जान से मार डालो। अब रानी छत की बाउंड्री पर जाकर खड़ी हो जाती है और वो रिशु से कहती है कि तुम मुझे धक्का देकर जान से ही मार डालो। रिशु रानी के पास जाता है लेकिन उसे धक्का नहीं देता। चाहे वो कितना भी कुछ रानी के साथ कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो रानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसके बाद रानी रो रो कर अपनी गलतियों की माफी रिशु से मांगती है। अब रिशु को समझ आ गया था कि रानी को एहसास हो चुका है कि उसने गलती की थी। इसके बाद रिशु रानी को माफ कर देता है और उसे अपना लेता है। इसके बाद इन दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और इन दोनों के प्यार की एक नई शुरुआत हो जाती है। इसे ही एक दिन रिशु और रानी बाहर घूमने जाते हैं। वहीं एक बाइक वाला आकर उनकी कार से टकरा जाता है। इस वजह से उनकी कार का शीशा टूट चुका था। वो बाइक वाला कोई और नहीं बल्कि नील ही था। रानी नील की शक्ल देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कार से निकलकर वो नील की बाइक का शीशा तोड़ डालती है। नील रिशु से कहता है कि मेरी बाइक खाली है, रानी से पूछ लो, शायद वो मेरी बाइक पर बैठना चाहे। ये सुनकर रिशु को नील पर बहुत जोर का गुस्सा आता है। अब रिशु और रानी गाड़ी को तेज दौड़ाकर नील का पीछा करने लगते हैं। रानी रिशु के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ देख पा रही थी। रानी समझ पा रही थी कि रिशु भले ही सीधा आदमी है, लेकिन उसके लिए वो किसी को छोड़ेगा नहीं। रिशु जोर से गाड़ी भगाता है और नील की बाइक को हिट करने लगता है। जैसे तैसे करके नील वहां से भाग निकलता है। रिशु की कार खराब हो गई थी, इसलिए वो मैकेनिक के पास कार को सुधराने गया था। वहां रिशु और रानी की बातचीत होती है। उसी बीच वे दोनों काफी क्लोज आ चुके थे। वहीं पर ये दोनों इंटीमेट होने लगे थे। अब रानी और रिशु के बीच सब कुछ सही हो गया था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पुलिस रिशु और रानी के घर पूछताछ करने के लिए गई थी। जहां पड़ोसियों से पुलिस वालों को पता चलता है कि पहले नील उनके घर के अंदर गया था, उसके बाद रिशु अंदर गया। उसके थोड़ी ही देर बाद रानी घर से बाहर निकल कर आई थी, जहां रानी एक बच्ची से उनके घर का दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। जैसे ही बच्ची उनके दरवाजे के पास जाती है तो वो देखती है कि नील ने अंदर से दरवाजा बंद किया था। पुलिस वाले एक रिक्शा वाले को पूछताछ के लिए बुलाता है। रिक्शे वाला बताता है कि मैं ही रानी को मार्केट ले गया था रिक्शे में बैठाकर, जहां मार्केट में उसने रानी का वेट किया और वो ही उसे रिक्शे से छोड़ने वापस आया था। वो रिक्शे से उतरने के बाद कुत्तों को कुछ खिलाने लगी थी, मगर तभी वहां पर एक धमाका हो गया। अब इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। तभी पुलिस वाले को कॉल आता है। वो फिर से पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पुलिस वाला एक वीडियो देखता है। उस वीडियो में दिखाई देता है कि एक लड़का नदी में कूदकर तैर कर कहीं जा रहा था। ये वही सीन होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इंस्पेक्टर को समझ आ रहा था कि वो नील है जो रिशु को मारकर भाग रहा था। तभी वहां पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। इस पर सीनियर ऑफिसर पुलिस वाले से कहता है कि तुम 2 महीने से इस केस में लगे पड़े हो, तुम अभी तक उस खूनी को नहीं पकड़ पाए, इसलिए अब मैं तुम्हें दूसरे केस में लगा रहा हूँ। इंस्पेक्टर ऑफिसर से 2 दिन की और इजाजत मांगता है। इस पर ऑफिसर उसे 2 दिन का टाइम और दे देता है। अब पुलिस वाला ये वीडियो रानी को दिखाता है और पूछता है कि नील कहाँ पर है, मगर रानी कुछ नहीं बताती। इंस्पेक्टर को लगता है कि रानी ऐसे कुछ नहीं बताएगी, इसलिए उसे अंदर ले जाकर बुरी तरह से पीटते हैं, मगर फिर भी रानी मुंह नहीं खोलती। इसके बाद इंस्पेक्टर रानी को छोड़ देने के लिए कहता है। पुलिस का प्लान था कि वे लाल डिटेक्टर टेस्ट से सच का पता लगा लेंगे। अब अगले दिन रानी को लाल डिटेक्टर टेस्ट के लिए थाने बुलाया जाता है। लाल डिटेक्टर टेस्ट में जाने से पहले रानी वॉशरूम जाने के लिए कहती है। वॉशरूम में जाकर रानी अपने चप्पल में एक कील घुसा लेती है, जिससे रानी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लाल डिटेक्टर मशीन सच और झूठ का पता लगाती है, लेकिन हार्ट बीट पहले से ही तेज होगी तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। वहीं कील के चुभने से रानी को दर्द हो रहा था, साथ ही उसकी हार्ट बीट भी बहुत तेज हो चुकी थी। अब रानी का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और उससे पूछा जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि रानी के सास ससुर किसी रिश्तेदार के घर पर गए हुए थे और उस दिन रिशु के कुछ दोस्त घर पर आने वाले थे। इसीलिए रानी कुछ सामान बाजार से लाने के लिए रिशु को कहती है। रिशु मार्केट से सामान लेकर जल्दी घर लौट आता है। जब रिशु घर आता है तो वो देखता है कि नील घर पर आया हुआ है। नील रानी से बात कर रहा होता है। रानी रिशु से कहती है कि नील मुझे यहाँ सिर्फ परेशान करने आया था। तभी रिशु रानी को बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद रानी वहाँ से सामान लेने के लिए निकल जाती है।
रानी कसाई के पास जाती है और वहाँ से एक मीट का टुकड़ा लेती है। इसके बाद वो वापस वहाँ से आ जाती है और वो उस मीट के टुकड़ों को कुत्तों को खिलाने लगती है। तभी वहाँ पर जोर का धमाका होता है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो रिशु का कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। लाइट डिटेक्टर की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है, जहाँ डिटेक्टिव पुलिस से कहता है कि रानी की हार्टबीट तेज थी और पूरे ही टाइम उसकी हार्टबीट तेज ही थी। अब मैं उससे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिसमें उसे सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब देना होगा। तभी डॉक्टर नोटिस करता है कि रानी न लंगड़ा कर चल रही थी। डॉक्टर समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद रानी का चप्पल उतरवाया जाता है तो उसमें देखते हैं कि कील गड़ी हुई है, इसीलिए उसकी हार्टबीट तेज थी। अब रानी से दोबारा से सवाल जवाब किए जाते हैं, जहां डॉक्टर रानी से कहता है कि तुमने रिशु को मारा है, हाँ या ना। इसमें वो ना में ही जवाब देती है, मगर फिर भी लाइट डिटेक्टर कोई भी झूठ नहीं पकड़ पाता। इसके बाद सीनियर ऑफिसर्स ने जो किशोर को 2 दिन की मोहलत दी थी वो खत्म हो चुकी थी। अब तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि मर्डर रानी ने किया था या किसी और ने। अब ऑफिसर किशोर को इस केस से हटाकर दूसरे केस में लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रानी के ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम हटा दिए जाते हैं, साथ ही इस केस की फाइल बंद हो जाती है। मगर इंस्पेक्टर के दिमाग से इस केस का भूत नहीं उतरा था, क्योंकि उसने इस केस को बहुत ज्यादा पर्सनली ले लिया था। लगभग 5 साल बीत चुके थे, मगर इंस्पेक्टर को अभी भी खूनी का पता नहीं चला था। ऑफिसर का ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाता है। वो ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। तभी ऑफिसर को एक स्टोर में वही बुक दिखाई देती है जिसे रानी पढ़ा करती थी। इंस्पेक्टर उस बुक को पढ़ने के लिए खरीद लेता है। अब इंस्पेक्टर जब उस बुक को पढ़ रहा होता है तभी यहाँ इस कहानी के सारे राज खुलकर सामने आते हैं कि आखिर उस दिन असलियत में हुआ क्या था। उस दिन रिशु सामान लेने बाजार चला गया था, मगर रिशु सामान लेकर तुरंत ही घर आ गया था। जहाँ रिशु देखता है कि नील घर पर मौजूद था, जिससे रानी बात कर रही होती है। रानी रिशु से कहती है कि ये नील मुझे जबरदस्ती परेशान करने आया है। नील उल्टी सीधी बातें करने लगता है, रानी को भला बुरा बोलने लगता है। नील ये भी कहता है कि उसके पास रानी की गंदी गंदी वीडियोस हैं जो वो नेट पर वायरल कर देगा। इस बात पर रिशु को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है और वो नील को मारने लगता है, मगर नील रिशु पर भारी पड़ता है। नील रिशु का गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी रानी उसी मीट के टुकड़े से नील पर हमला कर देती है। मीट के टुकड़े के भारी होने की वजह से नील वही मारा जाता है। अब रिशु और रानी दोनों घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। रानी पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन रिशु ऐसा करने से मना कर देता है। रिशु रानी से कहता है कि तुम इसकी वजह से जेल तो नहीं जाओगी। तभी रिशु को दिनेश पंडित की नॉवल का एक किस्सा याद आता है। रिशु रानी से कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। इसके बाद रिशु नील के कपड़े उतारकर खुद पहन लेता है और वो अपना ही हाथ काट डालता है जिस पर रानी लिखा हुआ था। कैसे भी करके वो अपना हाथ काट कर नील के हाथों के पास रख देता है और साथ ही नील का हाथ भी काट देता है। रानी ने आज तक कोई घर का काम नहीं किया था, लेकिन आज वो घर का खून साफ कर रही थी। अब रिशु रानी को नॉर्मली घर से बाहर जाने के लिए कहता है। अब रानी वही सब कुछ करती है जो हमें कहानी में दिखाया गया था। जिस मटन के टुकड़े से रानी ने नील को मारा था वो उस मीट के टुकड़े करवा लाई थी और वो उन्हीं टुकड़ों को कुत्तों को खिला रही थी। इस तरह से कोई भी वेपन पुलिस को नहीं मिलता। इसके बाद में रिशु गैस खोल देता है और वहाँ आग का धमाका करके पीछे के रास्ते से नदी में कूद जाता है। अब रानी वैसे ही अंदर जाती है। अब पुलिस समझ चुका था कि यहाँ पर रिशु नहीं बल्कि नील का मर्डर हुआ था, जहाँ रानी को बचाने के लिए रिशु ने अपना हाथ काट दिया था ताकि सबको ऐसा लगे कि रिशु मरा है, नील नहीं। इसके बाद रिशु वहाँ से तैरने लग जाता है। उसके हाथ में खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है। रिशु बेहोश होकर नदी में ही डूब जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हमें रानी को दिखाया जाता है। रानी ट्रेन से उतरकर कहीं जा रही होती है। तभी उसके पीछे हम रिशु को देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि रिशु नदी में डूबा नहीं था, बल्कि वो नदी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यहीं से इनकी नई कहानी की शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। कहानी कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में जरूर बताइए।